फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, अगला है, यह है अवतल दर्पण, यानी कि हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग बात करते हैं। अवतल दर्पण होता क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये मिरर था, इस तरफ पॉलिश कर दी तो ये बन गया उत्तल दर्पण, लेकिन हमने इस तरफ पॉलिश ना करके पॉलिश हमने अपोजिट साइड में कर दी। पॉलिश हम इस साइड में जब करेंगे तो जो केव का स्ट्रक्चर है, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर है, बेंड जो स्ट्रक्चर है वो इस तरफ हो गया, पॉलिश अपोजिट साइड में, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये बात अगर क्लियर हो गई, अब हम इसको इस तरफ ना रख करके थोड़ा सा उठा करके इस तरफ रख देते हैं। तो बात देखिए, तो इसको हमने इस तरफ ऐसे रखा और पॉलिश अपोजिट साइड में करके रखी है। ये हमारी एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ये बनाया। अब हम देखते हैं कि इससे कहाँ कहाँ पर इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है। तो पहली तो इमेज हमें ये पता होनी पड़ेगी, पता रखना पड़ेगा कैसी इमेज बनती है। तो इमेज के बारे में हम देखते हैं कि कहाँ पर बनती है, कैसी बनती है और कहाँ बनती है। ये दो तीन चीजें हमें देखनी है, बड़ी है कि छोटी है ये देखना पड़ेगा, बड़ी या छोटी, ये चीजें हमें देखनी है। तो देखते हैं हमने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे हमने रखा, इस तरीके से हमने इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। और जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा, तो हम लाइट रे को जब पैरेलल लेके आते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल लेके आते हैं लाइट रे को, तो कहीं से भी लाइट रे आती है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं, इसके जब भी पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से पास होकर के इस तरीके से चली जाती है। तो एक चीज तो ये आपने सीख ली। दूसरा हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरी लाइट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इसकी लाइट रे गई इस तरीके से। आपको ये मालूम है कि कोई भी लाइट रे जब भी किसी भी मीडियम के परपेंडिकुलर जाती है, ये सरफेस है और ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, कोई लाइट रे इस तरीके से जब आई तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर हमने पॉलिश कर रखी है, मिरर है, तो ये लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अब आप सोचो कि अगर हम लोग इस लाइट रे को परपेंडिकुलर की तरफ बेंड करते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर की तरफ बेंड करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी सरफेस में, ये परपेंडिकुलर था और परपेंडिकुलर के ऊपर से ही अगर हमने लाइट रे को डाला, मतलब इसी के ऊपर से लाइट रे को डाला, तो लाइट रे अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं है मिरर की तरीके से, तो लाइट रे आएगी यहाँ पर और रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रे जब डालोगे तो लाइट रे इसके पार करते हुए निकल जाएगी। तो ओवरऑल आप ये देखो कि कोई सा भी मिरर हो या कोई सा भी लेंस हो, इनमें अगर हमने परपेंडिकुलर, ये सरफेस है इसका और इसके परपेंडिकुलर लाइट रे डाली है, तो अगर ये मिरर है तो वो लाइट रे वापस आ जाएगी। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रे सीधे चली जाएगी। कब? जब भी हमने लाइट रे को परपेंडिकुलर डाला, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर डाला। इस सरफेस के अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइट रे डालेंगे तो क्या होगी, वो सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ये बात देखते हैं कि इसी तरीके से ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको ये बताया था हमने कि कभी भी किसी भी सर्कुलर, अगर मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर से हम कहीं पे भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो सब परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे ये वाली लाइन, ये लाइन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी आप देखोगे तो यहाँ से जो भी लाइन खींची जा रही है वो सब नॉर्मल है, सरफेस है। तो ये सेंटर है, आप इसको इमेजिन करो कि इस तरीके से कुछ बना हुआ, बोला ये सेंटर है। तो सेंटर से जब भी हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर से ही लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे क्या होगी, यहाँ से ये वापस चली जाएगी। तो आप ये देखोगे कि परपेंडिकुलर अपना लाइट रे आ रही है तो इसी रास्ते से ही ये वापस चली जाएगी ऐसे। तो आप ये देखोगे कि जब भी किसी भी इमेज को बनाना होता है तो दो लाइट रे का होना बड़ा जरूरी है। यहाँ से आपने देखा कि एक लाइट रे ये आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर आई, और ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही थी, लेकिन वापस ही वे काटता है इस पॉइंट। तो आपने ये देख लिया कि इस पॉइंट पे जब कट करते हैं तो इस पर इमेज ऐसी बनती है। आपने देखा कि इसकी इमेज छोटी बनेगी। कैसी बनेगी इसकी इमेज? छोटी बनेगी। और आप देख रहे हो कि ये उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है। और यदि उल्टी है तो तुम्हें पता ही है कि भाई अगर उल्टी है तो कैसी होगी, रियल इमेज होगी।
उल्टी है तो इसकी इमेज जो है वो रियल होगी, यानी कि वास्तविक होगी। कहाँ पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच बनेगी। कहीं पर फोकस पे भी नहीं बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच कहीं पे बन रही होगी। इस चीज को हमने देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने मिरर को इस तरीके से बनाया और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है, ये फोकस हो गया। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि इमेज इस तरफ भागेगी। ऐसे ऐसे हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, इमेज इसकी इस तरफ जाती जाएगी। तो आप देखोगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो एक लाइट रे हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ की, पैरेलल चूंकि जा रही थी, ये फोकस से होकर के जाएगी ऐसे। दूसरी लाइट रे को हमने क्या किया कि फोकस से पास कराया, फोकस से पास किया ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से आएगी। आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से इस जगह पे काटेगी। ये लगभग वही जगह है जहाँ पर ये उल्टी, ये अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये लाइट रे इस तरह से यहाँ पर कट करेगी, और इसकी इमेज जो बनेगी वो पूरी तरीके से उल्टी बनेगी, बराबर बनेगी, सेम साइड में बनेगी, वास्तविक बनेगी। क्यों 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 वास्तविक बनेगी? क्योंकि ये उल्टी बन रही है। अगर उल्टी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज उल्टी डायरेक्शन में बन रही है, ऐसे बन रही है। जहां पर लाइट रे कट करती हैं, ये यहाँ से निकल रही थी और यहीं पर जाकर कट कर रही है, इसका मतलब हेड इसका इस तरफ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इमेज उल्टी बन रही है, और उल्टी है तो ये वास्तविक होगी। अब यहाँ पर छोटी है कि बड़ी है कि बराबर है, तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उतनी ही बड़ी इमेज बन रही थी, यहाँ पर बराबर बनेगी। तो आप ये देख सकते हो कि एक केस तो ये हुआ, बराबरी वाला केस बनेगा जब सेंटर पे ही आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? सेंटर पर इमेज बनेगी। सेंटर पर ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां पर बनेगी? वो सेंटर पर ही बनेगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इमेज जो है वो हमेशा यहाँ पर अभी भी उल्टी बन रही तो रियल होगी, उल्टी बन रही तो रियल होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी थी पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ मैंने बताया, बराबर होगी। तीसरा वाला केस थोड़ा सा लेके चलते हैं हम लोग। तीसरे वाले केस में क्या करेंगे हम, इसको यानी कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर करेंगे, तो इमेज आप देखोगे कि और इधर चली जाएगी। तीसरा केस थोड़ा सा हम इसी में बनाते हैं। ये हो गया मिरर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, तो इमेज जो है वो थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर चली जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट यहाँ पर कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इमेज इधर चली जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इमेज है अब इस वाले केस में कैसी हो गई? बड़ी हो गई। ये इमेज है, ये बड़ी हो गई। कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगला पॉइंट क्या है कि अगर ये उल्टी है, देखने से तो उल्टी लग रही है, तो ये उल्टी बनेगी अगर, तो ये वास्तविक ही होगी, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकती। तो ये तीसरा केस हो गया। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं, चाहो तो केवल इसको याद कर सकते हो। अभी फिलहाल इन तीनों में से इसको याद कर लो कि अगर कोई भी अवतल दर्पण है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? तो उसकी इमेज उसके ही जस्ट उल्टी बनेगी, बराबर बनेगी, और उल्टी बनेगी तो रियल बनेगी, यानी वास्तविक इमेज बनेगी, साइज में बराबर बनेगी, और उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में क्या होगा कि अभी हमने देखो 1 2 3 तीसरा हो जाएगा, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे में क्या हम करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सीधे फोकस पर ही रख देंगे, फिर देखते हैं कि कहां पर उसकी इमेज बनती है। तो हम जो है इसको यहां पर बना देते हैं डायग्राम, और ये हुआ फोकस और ये हुआ आपका सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमने तीर के निशान से बनाया था, तो हमने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ से लाइट रे जाएंगी तो फोकस से होते हुए सीधे इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग लाइट रे डालेंगे तो वो भी इससे कहीं से भी हम डालते हैं तो वो लाइट रे सीधे इनफाइनाइट पे जाकर के वो कहीं मिलती नहीं है जाकर के। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इमेज बनेगी, अभी देखा था आपने इस वाले केस में कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बन रही थी। ऑब्जेक्ट को जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया तो इमेज सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में चली गई। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और उठा करके फोकस पे कर देंगे तो इमेज उठ करके इनफाइनाइट पे चली जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी जा करके इमेज इसकी बनेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, तो आप ये देखोगे कि इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। कैसी होगी? वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी फिर दोबारा नहीं बनेगी कहीं पे भी। तो सबसे बड़ी इमेज इस वाले
ऑब्जेक्ट की वेरी लार्ज, और चूंकि ये उल्टी है तो वास्तविक होगी। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये बताओ कि अगर कोई भी अवतल दर्पण लेकर के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे जाकर के बनेगी। तो ये चीज क्लियर होगी। एक और लास्ट केस बनता है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो क्या बनेगा। तो अब आप देखोगे कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीचों बीच रख दिया, यहां पर रख दिया गया, तो अब तो इसकी इमेज जो है इनफाइनाइट पे तो बन नहीं पाएगी, तो कहां पर बनेगी ये देखने की बात है। तो इसकी इमेज इस वाले केस में, ये लास्ट केस है इसका, तो इसकी इमेज अब जाकर के इसके पीछे बनेगी और सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। तो ये जो है हमने आभासी बना दी और सीधी बना दी और बड़ी बना दी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि जब भी हमने वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो आभासी बनेगी, और आभासी है तो सीधी बनेगी, और इसके बाद ये बड़ी बनेगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं बनेगी जितनी बड़ी इसके पहले वाले केस में बनी थी जो फोकस पे रखी थी। तो ये वाला केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी, आभासी, सीधी और मिरर के पीछे बनेगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मिरर के पीछे बन जाएगी। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देखा कि 3 केस बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखोगे तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी, उल्टी बनेगी, उल्टी है तो वास्तविक है, लेकिन यहाँ पर साइज में बराबर है। अगला केस हमने ये देखा कि जब हमने सेंटर के बजाय हमने सीधे फोकस पे रख दिया, तो हमने फोकस पे रख दिया। जब फोकस पे रखोगे तो इसकी जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, और इन्फिनिटी पे ये कहीं पे मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इमेज जो है ये माना जाता है कि ये वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी। इनफाइनाइट पे बहुत ही बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी, तो ये वास्तविक इमेज बन रही है इसकी, इनफाइनाइट पे बनेगी। अगला लास्ट केस ये है कि जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अब इन्फिनिटी के बाहर तो कहीं जा नहीं सकता है, तो ये क्या होता है कि मिरर के पीछे ही साइड में बनती है, सीधी बनेगी, और सीधी है तो भाई आभासी 100% होगा और बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया, मिरर के पीछे बनेगा। तो ये केस और ये वाला केस, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इनके थोड़े से यूजेस देख लेते हैं। तो हम कुछ इनको हटाते हैं जो अननेसेसरी चीजें हैं, बस इंपॉर्टेंट वाली चीजें हम यहाँ पर बना के रखते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे होता है। तो ये वाला केस का हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं है, बेसिकली हम देखते हैं इन दोनों केसेस के बारे में। एक केस ये था कि जब हमने मिरर के फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से रखा, तो लाइट रे अगर हम यहाँ से डालते हैं इस तरीके से, ये लाइट रे गई और फोकस होकर के इस तरीके से निकल जाती है। एक लाइट रे हमने पोल से डाली इस तरीके से, तो अगर हम ये देखते हैं कि पोल से क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से डालते हैं तो ये आगे तरफ चली जाती है। मतलब ये है इसका, अगर हम यूज के बारे में बात करें तो अगर हम फोकस पे एक कोई बल्ब रख देते हैं, फोकस पे हमने कोई बल्ब रखा और फोकस से अगर हमने बल्ब रखा तो लाइट रे यहाँ से जाती है फोकस से, तो ये लाइट रे इसके पैरेलल चली जाती है। पैरेलल का मतलब इस एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ये वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलल चली जाती है। फिर से इसका डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा बना करके करते हैं। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर। कोई भी बल्ब हमने इसका रखा इसके फोकस पर, लाइट रे हमने यहाँ पर डाली, तो जब भी लाइट रे फोकस से जाएंगी इस सरफेस से टकराएंगी, ये पैरेलल चली जाएंगी। यहाँ से वही हाल यहाँ पर भी है, यहाँ से हमने लाइट रे को डाला तो ये पैरेलल चली जाएंगी, और ये पैरेलल काफ़ी दूर तक जा करके चली जाती है। अब आप सोचो जरा, लाइट रे अगर पैरेलल चली जा रही तो काफ़ी दूर तक जाएंगी, और दूर तक जाएंगी तो दूर की चीज़ें भी हमें दिखाई देंगी। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर। अब ये देखो, इसको हमने बना लिया, मान लीजिए टॉर्च बना लिया, ये टॉर्च की बटन हो गई, यानी कि सर्च लाइट के तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्लास लगा दिया, इस बल्ब को इसके अंदर ये ढक जाएगा, तो ये जो है बन जाएगा आपका सर्च लाइट या टॉर्च बन जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपने ये देख लिया कि इसका हम सर्च लाइट में या टॉर्च में भी यूज कर सकते हैं। किसका? इस मिरर का। कौन सा मिरर था ये? कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था ये, यानी कि फोकस पे ही हम रखते हैं बल्ब को, वहां से लाइट रे जाती हैं, इस सरफेस से टकराती हैं, पैरेलल चली जाती हैं इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज भी बन रही थी। इनफाइनाइट तक जाती हैं और इनफाइनाइट तक चीजें दिखाई दे सकती हैं। तो इनफाइनाइट तो कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि
चीज़ें ऑब्स्टेकल की वजह से धीरे धीरे लाइट रेस मुड़ जाती हैं और इनफाइनाइट तक दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं काफ़ी दूर तक ये सीधी चली जाती है। तो सर्च लाइट की तरीके से इसका यूज़ कर सकेंगे। और यही हाल है इसका हम गाड़ियों के तरीके से, गाड़ियों की हेडलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर ये कार की ये हेडलाइट है, ये आपने कार बना दी तो ये कार की हेडलाइट भी बन गई। तो यहाँ पर कार की हेडलाइट भी बना सकते हैं आप, कार है, कोई व्हीकल है, इनमें सब में ये इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक एक चीज़ तो ये हो गई। तो ये दो यूज़ तो इसके इस पॉइंट के लिए है। इस लोकेशन पर जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं या बल्ब को रखते हैं तो लाइट रे पैरेलल सीधी चली जाती है। तो एक तो ये हुआ। एक चीज़ और भी है कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, इस वाले केस का यूज़ कैसे करते हैं। ये वाला जो केस है, अगला केस की बात करते हैं। ये वाला केस तो हो गया पूरा कंप्लीट। अगले केस में हमने क्या किया, अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीचों बीच। फोकस और पोल के बीचों बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के पीछे बड़ी और सीधी बनेगी। ये अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज हमारी ये बन रही है। हमने डैश डैश करके इसलिए बनाया है क्योंकि सीधा है, और सीधा है तो आभासी है, यानी कि वर्चुअल है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गई इसकी इमेज। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ छोटी है उसकी इमेज बड़ी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसका यूज़ हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, जहाँ पर छोटी चीज़ें हो वो बड़ी दिखाई दे। मान लीजिए आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, डॉक्टर क्या करता है, एक खून की तरीके से होता है, उसके हेड पे मिरर लगा होता है, कुछ इस तरीके से डॉक्टर निकालता है और उस पर ये स्पून की तरीके से होता है। ये बेसिकली मिरर होता है यहाँ पर। तो ये मिरर कौन सा है, ये मिरर कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण होता है। हाथ से जब ये क्या करता है, दांत के अंदर ये डालता है तो ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग कीड़ा बोलते हैं, बेसिकली वो होता नहीं है कीड़ा, लेकिन कीड़ा बोलते हैं हम लोग। तो वो जो है इस लोकेशन पर ये मिरर ऐसे रखा जाता है दांत के पास में, और उसकी इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देती है। तो डॉक्टर को जो भी कीड़ा या जो भी उसमें इन्फेक्शन होता है वो दिखाई देता है काफ़ी बड़ा, और डॉक्टर समझ जाता है कि अब हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। इन्फेक्शन ये है छोटा सा दिखाई है, मिरर से वो बड़ा दिखाई देता है, उसको ये पता चल जाता है कि कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो दांतों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम एक चीज़ और इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेडिकल में तो तमाम सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि इसका यूज़ कैसे कैसे इसका प्रिंसिपल है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग मॉर्निंग में शेविंग करते हैं, दाढ़ी वगैरह बाल काटते हैं, तो कुछ छोटे छोटे बाल रह ना जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें कि भाई छोटा सा बाल है तो बड़ा दिखाई दे, तो उसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो मिरर की तरीके से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली शेविंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाल ठीक करने के लिए तो प्लेन मिरर काफ़ी है, लेकिन फिर भी छोटी सी चीज़ छोटी सी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर के सामने हम खड़े हो गए और ये जो है हमें बड़ा बड़ा, हमारा चेहरा छोटा सा है लेकिन इस मिरर के सामने इस लोकेशन पर फोकस और पोल के बीच में जब हम आएंगे तो चेहरे का इमेज जो है काफ़ी बड़ा बनेगा। तो ये चीज़ आपने सीख ली कि कॉनकेव मिरर का यूज़ किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं सर्च लाइट में, हेडलाइट्स में, और उसमें कौन सा प्रिंसिपल होता है, फोकस में बल्ब को रखा जाता है। दूसरा, फोकस और पोल के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज सीधी, आभासी और बड़ी बनती है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके डॉक्टर या डेंटिस्ट बेसिकली यूज करते हैं, जिसमें छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट या इन्फेक्शन को वो बड़ा देख करके वो ऑपरेट करता है, वो डिसाइड करता है किस तरीके से उसको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 चीज़ें हमारी पूरी हो गई। प्लेन मिरर, उसके यूजेस कहाँ पर कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के यूज और उसके कहाँ पर इमेजेस बनती हैं, इसके बाद अवतल दर्पण कहाँ इमेज बनती है और उसके यूजेस क्या होते हैं, ये हमने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर्स में खत्म हो जाती हैं। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमारे पास पढ़ने के लिए है बेसिकली लेंस। तो प्लेन अगर सीट है तो प्लेन सीट के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्लेन सीट में होता यह है कि कोई भी लाइट रे हम जब डालते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका रेयरर मीडियम और ये है आपका ग्लास सीट। इसको हमने बोला कि ये डेंसिटी हाई है तो ये डेंसर मीडियम हो गया। जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे हम डालते हैं तो उस पर हम तुरंत परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेड कलर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपको ये मालूम है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है
तो लाइट रे को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाते हुए ये परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाती है। हमने इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा ले लिया जिससे ये दिखाई दे, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बना चुके हैं, इसको हम देख चुके हैं पहले। जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी परपेंडिकुलर की तरफ ये बेंड हो जाती है, परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होकर के यहाँ पर आके इस सरफेस पे, यहाँ से फिर जब बाहर जाएंगे तो फिर से रेयर मीडियम है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जानी चाहिए थी इसको सीधी, लेकिन ये कैसे चली जाती है, थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल? क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी हाई थी, ये लो डेंसिटी वाला मटेरियल है, ये हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है, यानी कि इसका जो स्पीड होगी इस वाले मीडियम में लाइट की वो कम होगी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो अपनी इनिशियल लाइट के वो पैरेलल चली जाती है। तो ये होगा। हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर हमने कोई सरफेस लिया है, ट्रांसपेरेंट ही है, और उससे हम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ही हमने इस पर लाइट रे ड्रॉ करी, वो सीधी चली जाती है बिना डेविएट हुए। ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। तो ये दोनों प्लेन लेंस या प्लेन शीट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। फिर थोड़ी सी बात करते हैं आगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाया था ये भी हम देख चुके, इस पे इमेज कैसे बनती है इसको हम देख लेते हैं। आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है ये हमने बात करी थी कि ये हो गया एक सरफेस, दूसरा सरफेस, दोनों को जोड़ दिया जाता है, और ये इसका पोल हो गया, ये आपका फोकस, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले सर्किल के लिए ये था। इस तरीके से इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे इस साइड में, दूसरी साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस, इसके बाद इधर सेंटर। हम ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, केवल बताने के लिए बताया था हमने आपको कि ये जो है पोल हो गया, लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड आप रख सकते हैं। हमने मान लिया इसको इस साइड में रखा एक कोई ऑब्जेक्ट, और जब हम कहीं पे भी मान लीजिए इनफाइनाइट पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इनफाइनाइट पे जब हमने रखा तो उससे लाइट रे को पैरेलल लेके आओगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट रे आती है तो वो फोकस से पास होती है। अब यहाँ पर देखो ये मिरर तो है नहीं, मिरर होता, अगर ये मिरर होता तो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहीं चली जाती, लेकिन ये मिरर नहीं है। ये बात आपको पता है कि ये मिरर नहीं है, ये है लेंस। लेंस है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इससे रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट रे किधर चली जाएगी, ये जाना सीधे चाहिए था लेकिन नहीं जाएंगे सीधे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो फोकस से जाएंगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो पार तो कर जाएंगी, लेकिन ये फोकस से होते हुए चली जाएंगी। तो फोकस आपका कहाँ पर है, वो ये है, तो फोकस से होते हुए जाएंगी, तो यहाँ पर आपने बना दिया ये। दूसरा लाइट रे हमने इसके इधर से डाली, परपेंडिकुलर से सीधे चलती चली जाएगी, तो लाइट रे पार कर जाएगी, और यहाँ पर कहीं पर दोनों कट करेंगे, ये इस तरफ चली जाएगी सीधे, और ये वाली जो लाइट रे थी वो सीधे चली जाएगी, लेकिन दोनों कट करती हैं फोकस पर। इसका मतलब इसका इमेज अगर ये इनफाइनाइट पर रखी है तो फोकस पर बनेगा, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, अपोजिट साइड में बनेगा। तो आपने ये भी सीख लिया कि भाई अपोजिट साइड में बनेगा, बिल्कुल सही बात है। इनफाइनाइट पे बड़ी ऑब्जेक्ट थी लेकिन यहाँ पर छोटा, तो आप देख रहे हो कि छोटा बनेगा। दोनों लाइट रेस जब दोनों लाइट रे कट करके बना रही हैं, रियली कट कर रही हैं, तो रियली अगर कट करती हैं तो कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी, और रियल बनेगी तो हमेशा कैसी होगी, उल्टी बनेगी। ये बात आप ध्यान में रखो, भले ही इमेज में आपको छोटा सा वो दिख नहीं रहा है तो भी। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ से देखने को ये मिल रहा है कि ये लाइट रे अगर आती है इस तरीके से तो ये बेंड हो जा रही है, यानी कि ये जो है कन्वर्ज होती जा रही है लाइट रे इस तरफ। इसका एक डायग्राम और हम अगर बना करके इस तरीके दिखाएं, ये कोई ऑब्जेक्ट था ऐसा, लाइट रे आई इधर की तरफ चली गई, लाइट रे इधर गई फिर इधर की तरफ चली गई, इस पॉइंट पे आकर के लाइट रे मिलती हैं और यहीं इसका इमेज बन जाता है छोटा सा। आप ये देख सकते हो कि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, एक एक्सिस की तरफ ये झुका देता है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है। और जबकि अगर हम इसका मिरर ले रहे थे, ये मिरर जब लिया था तो लाइट रे, ये मिरर जब ले रखा था तो लाइट रे इस तरीके से आती थी और ये दूर चली जाती थी रिफ्लेक्ट होकर के, इधर से लाइट रे आती थी और दूर चली जाती थी रिफ्लेक्ट होकर के, दूर चली जाती थी, फैला देता था, यानी कि ये डाइवर्जिंग मिरर था उस समय। लेकिन चूंकि इस समय इसकी प्रॉपर्टी
ट्रांसपेरेंट है तो अलग है, ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट रे को, पास पास ला रहा है तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। जबकि ये मिरर होता अगर तो मिरर तो ये डाइवर्जिंग मिरर की तरीके से बिहेव कर रहा था जब हम पॉलिश कर देते हैं दूसरी साइड में, तो ये चीज हो गई, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके इमेजेस को और बताते हैं कि कहाँ पर कैसी इमेज बनती है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं, तो हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो हमने अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया इसको। आप इसको थोड़ा सा डायग्राम अलग बनाते हैं। ये हो गया आपका लेंस, ये हो गई एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दिया है। लाइट रे इस तरीके से जाती हैं पैरेलल, तो आपको मालूम है कि फोकस से होकर के ये जाती है, तो यहाँ पर हमने फोकस कर दिया और इस तरीके से ये फोकस से होकर के जा रही है इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट पे कहीं पे भी कोई चीज़ रखी जाए तो इसका जो इमेज है वो फोकस के पास में ही बनता है। तो ये आपने देख लिया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनेगा तो वो छोटा बनेगा, रियल बनेगा, और अपोजिट साइड में बनेगा। ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। थोड़ा सा और हम बढ़ाते हुए चले जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास में, यानी कि हम रखते हैं इसको फोकस। अब हमने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस पे रखा है तो लाइट रे इस तरीके से जाती हैं, और जब लेंस से इमिट करती निकलती हैं तो वो पैरेलल हो जाती है इस तरीके से। जानी तो इनको सीधी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी ना जाकर के किधर हो जाती हैं, थोड़ा बेंड हो जाती हैं। ये जानी सीधी चाहिए थी इनको, ये जा तो सीधी चाहिए थी, इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं और प्रिंसिपल एक्सेस के हॉरिजॉन्टल चलने लगती हैं। तो चूंकि हम लोगों ने इसको बोला ही था कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज कर देता है, तो ये प्रिंसिपल इसका ये होगा कि अगर हमने फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे जाकर के बनेगी जाकर के। अगर हमने फोकस पे रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, इनफाइनाइट पे रखा होगा, इनफाइनाइट पे इसकी इमेज बनेगी। और इनफाइनाइट पे जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, ये आगे जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ये इमेज जो बनेगी इनफाइनाइट पे जाकर के माना जाता है कि मिलेंगी, और मिलेंगी तो रियल इमेज बन जाएगी। और रियल बनेगी तो कैसी होगी ये, यानी कि वास्तविक बनेगी तो कैसी होगी, ये उल्टी इमेज बन रही होगी। और इनफाइनाइट पे बनेगी तो ये बड़ी इमेज बन रही होगी, ये हम मान के चलते हैं। थोड़ा सा एक और आगे चलते हैं। इसी में हमने और आगे काम किया कि हमने फोकस और पोल के बीचों बीच हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। जब हम फोकस और पोल के बीचों बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज अब इनफाइनाइट पे तो बन चुका था। आपने देखा था कि यहाँ पर जब हमने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था तो इनफाइनाइट पे जाकर के ये मिल रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट इस साइड था, इमेज इस साइड में बनी थी। अब लेकिन क्या हुआ, इनफाइनाइट के बाद तो कुछ है नहीं, जबकि हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है। फोकस से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया हमने पोल, ये पोल था, पोल और फोकस के बीच में हमने शिफ्ट कर दिया, फोकस से हटा करके पोल की तरफ शिफ्ट किया। तो अब इनफाइनाइट पे कोई जगह नहीं है, तो ये इमेज इसकी इसी साइड में बनेगी और इसी साइड में बनेगी, और जब इस साइड में बनेगी तो इससे बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि भाई सीधी इमेज बन रही है, और सीधी है तो आभासी ही होगी, ये 100% इसकी गारंटी है। तो सीधी होगी, आभासी होगी, लेकिन वस्तु से ये बड़ी भी होगी। तो ये आपका लास्ट केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है बेसिकली, कि आखिर इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं कि जब हम लोग छोटा सा अक्षर है, मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा अक्षर लिखा हुआ आ, और इससे जब हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा अक्षर रखा हुआ आ, और इसकी इमेज जो बनेगी वो बड़ा आ बनेगी इस तरीके से, क्योंकि इस एरो की इमेज इतनी बड़ी बन रही है। तो जब हम यहाँ पर कोई भी अक्षर लिखेंगे तो ये बड़ा दिखाई देगा, यानी कि हम लोग इसको पढ़ाई करने के समय में या छोटी चीज को बड़ी, ये मैग्निफिकेशन लेंस के तरीके से यूज किया जाता है, आवर्धक लेंस की तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं, यानी कि छोटी चीजों को देखने के लिए, केवल पढ़ाई के लिए नहीं। कोई छोटा सा चीज है उसको हम जब हम देखते हैं, हैंड लेंस इसको भी बोला जाता है, हैंड लेंस में इस तरीके से लगाया जाता है। ये है मान लीजिए लेंस, और इसको हम लोगों ने लेंस को क्या किया, एक उसमें फ्रेम में, ये मान लीजिए इसका हैंड हो गया और इसको फ्रेम में हमने बंद कर दिया। तो ये अब हम इसको हाथ से इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, ये इसके आगे लेंस लगा हुआ है और इस तरीके से देखते हैं तो छोटी चीज़ें बड़ी होकर के दिखाई देती हैं। तो ये हो गया इसका यूज।
इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ये केस इसका इंपॉर्टेंट था कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस में देखो जरा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट है, पूरा पूरा ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है। इस कर्वेचर का फोकस इधर होगा, सेंटर इधर होगा। इस कर्वेचर का फोकस इस साइड होगा, कर्वेचर इस साइड होगा। तो हम इसके नाम C1, F1, F2, C2 भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हम चलते हैं कि आखिर इसकी इमेजेस कहाँ बनेगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और इस इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट से जब भी हम लाइट रे लेके आते हैं तो ये पैरेलल लेकर के आते हैं। ये पैरेलल लाइट रे आ गई, और पैरेलल लाइट रे आई तो जाना तो इनको सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाकर के क्या करती है, ये डाइवर्ज हो जाती है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आगे कहीं पे जाके मिलेंगी ही नहीं। जब नहीं मिलेंगी तो इसको हम पीछे करके डैश डैश करके पीछे मिलाते हैं, ऐसे करके पीछे ऐसे ऐसे करके हमने मिला दिया। जब हम पीछे कहीं पे मिलाते हैं तो बेसिकली जिस जगह पे ये मिलती है वो फोकस ही होता है। तो इनफाइनाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से लाइट रे को पैरेलल जब लेके आएंगे तो या तो ये फोकस से पास होंगे या फोकस पे जाकर के मिलती है इनफाइनाइट से। और जो भी ऑब्जेक्ट फोकस से लाइट रे डालता है तो वो या तो सीधे इनफाइनाइट पे चली जाएंगी या इनफाइनाइट इस तरीके से। कुल मिलाकर के ये कहने का इनफाइनाइट पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लाइट रे फोकस पर आती है, फोकस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है। ये दोनों का वाइस वर्सा है। तो आपने ये देख लिया कि लाइट रे पैरेलल आ रही थी, जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन सीधी ने जाकर के ये डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से। तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से भी काम कर रहा है, मतलब लाइट रेज को ये दूर की तरफ फैला देता है। तो ये इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। आपने ये देख लिया कि ये डाइवर्जिंग लेंस था, जबकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉन्वेक्स को। कॉन्वेक्स हमारा ये था कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस था, क्यों कन्वर्जिंग था ये, क्योंकि ये लाइट रे को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइट रे आती हैं और ये इनको बेंड कर देता है। लाइट रे ये आई, इसको बेंड कर दिया, तो ये लाइट रे आती हैं कन्वर्ज कर देता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से होता है, जबकि कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरीके से होता है, डाइवर्ज कर देता है लाइट रेस को। तो ये होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनती हैं। तो इसका एक प्रिंसिपल है, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो इन बिटवीन फोकस और इसके कहीं पे भी आप रखेंगे तो इमेज हमेशा इसकी डायरेक्शन में ही बनेगी, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। एक तो ये चीज है, और उसी साइड में बनेगी। लेकिन आपने ये देखा तो इधर तो डाइवर्ज हो जा रहे हैं, कन्वर्ज करके आप बनाएंगे पीछे की साइड में, इनको कन्वर्ज करके बनाएंगे पीछे की साइड में, आप इसको डैश डैश करके मिलाएंगे, यानी कि ये हमेशा और हमेशा आभासी इमेज ही बनाएगा। आभासी का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज बनाएगा। कौन? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वर्चुअल है तो हमेशा सीधा बनेगा, ये भी बात की गारंटी है। तीसरी बात, इनफाइनाइट पे रखी चीज जब फोकस बनेगी तो छोटा से छोटा उसका इमेज बनेगा, यानी कि छोटी इमेज बनेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 ही हैं इसके। कहीं पे भी कॉनकेव लेंस आप ले लो तो आभासी बनेगी, सीधा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ये इसका ये वो पॉइंट है, मतलब इसका ये कंक्लूजन है इस वाले लेंस के। अब इनके हम यूजेस देख लेते हैं कि भाई किनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। इन तीनों का, इन तीनों लेंस का। प्लेन लेंस के बारे में तो हमने बात करी, लेकिन भाई प्लेन लेंस जो है सिंपल चीजों को देखने के लिए यूज करा जाता है। कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉनकेव का यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसको देख लेते हैं। बेसिकली इन लेंसों का यूज हम लोग करते हैं आंखों की बीमारियों को दूर करने के लिए। आंखों में कुछ दोष होते हैं, वो 2 तरीके हैं बेसिकली। 2 तरीकों में से अगर हम बात करें, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये 2 मेन रोग हैं आंखों के। मायोपिया को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली मायोपिया होता क्या है कि पास की चीजें दिखें, पास की चीजें वो दिखती हैं, पास की चीजों को आसानी से दिखाई, ये हो गया इसका। इसका उल्टा ये है कि दूर की चीजें आसानी से देख सकता है, दूर की वस्तुएं ये देख सकता है। यहाँ पर आपने ये सीखा कि अच्छा मायोपिया का मतलब ये होता है कि पास की चीजें दिखाई देती हैं अगर आसानी से साफ साफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूर की नहीं दिखाई देती होंगी।
दूर की चीज़ें जो है वो स्पष्टता नहीं होती है, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। और जब पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसको हम लोग बोलते हैं। आपको अगर पास की वस्तुएं तो दिखाई दे रही तो ये कैसा दोष, तो इसमें हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि पास की अगर वस्तुएं दिखाई देती हैं तो ये निकट दृष्टि दोष ही ट्रेडिशन है। इसको हम लोग बोल दिए एक बार तो तब से ही चलता चला जाए। पास की वस्तुएं ये दिखाई देती हैं, यानी कि निकट की दिखाई दे रही तो निकट वाला ही दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष हो गया। और इसी को हम लोग जो बोलते हैं नियर साइटेडनेस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं साइटेडनेस। इसको बोलते हैं हम लोग नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। पास की वस्तुएं इसमें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है तुम्हें याद रखना कि आखिर क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, या नियर साइटेडनेस क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ये चीजें। इसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूर की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं, नजदीक वाली चीजें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं। नजदीक की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं, दूर की वस्तुएं आपास आसानी से दिखाई देती हैं तो इसी का ये दोष माना जाता है, यानी कि ये फार साइटेडनेस हो गया। ये फार साइटेडनेस हो गया यानी कि दूर दृष्टि दोष, इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया दूर दृष्टि दोष। अब इनको दूर करने के लिए उपाय कुछ होते हैं, तो उसको देख लेते हैं आखिर कैसे इसके उपाय होते हैं। तो देखो, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इनको दूर करने के लिए अगर हम एक लाइन में बोले तो मायोपिया में क्या होता है कि हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं दूर करने के लिए। एक तो ये हो गया याद करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद कर लेने की चीजें। कहीं पे भी आता है कि मायोपिया को दूर करना है कॉन्केव यूज करो, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष को यूज करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लो। अब ये होते क्या है, एक चीज देखो जरा, जो यंग एज के लड़के होते हैं उनमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। जैसे कि ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट को दूर है तो ब्लैक बोर्ड में साफ नहीं दिखाई देगा, जबकि पास की बुक आसानी से वो पढ़ सकता है। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। ये बुजुर्गों में होता है, यानी कि ज्यादा उम्र वाले लोगों में होता है, ये होता है ज्यादा उम्र वाले लोगों में। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूर की चीजें उन लोगों को आसानी से दिखाई देती हैं, पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। आप देखते हैं किताबों को या पेपर को ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, क्योंकि वो पास की चीजें नहीं देख सकते आसानी, दूर की आसानी से देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और इसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर इनका यूज कैसे होता है। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। वैसे यहाँ तक सवाल पूछा जाएगा, आप तैयार हैं पूरी तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। आगे हम देखते हैं, जब हमारी आंख से कोई भी चीज दिखाई देती है तो ये हमारी आंख हो गई, ये लेंस हो गया, ये हो गया आपका रेटिना, और ये हो गई आपकी रेटिना, ये एक्सिस हो गई। कोई भी लाइट रे, कोई ऑब्जेक्ट है इधर मान लीजिए तो लाइट रे इस तरीके से जाएगी, और ओरिजिनल इमेज बनने के लिए इसका यहाँ पर इस पॉइंट पर ये रेटिना हो गई, यहाँ पर इमेज इसकी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके का है तो इमेज इसकी उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर ये उल्टी इमेज बन रही है तो आप ये समझ सकते हो कि कैसी हो गई है, वास्तविक। उल्टी है तो ये वास्तविक इमेज बन रही है, छोटी बनती है। इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है इसकी छोटी बनती है, और इसके बाद नर्व से हमारे सिग्नल्स पहुंचते हैं हमारे दिमाग में। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि किस तरीके से इमेज हमारे आंखों में बनती है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखते हैं कि कभी कभी अगर हमारी आंखों की मसल्स खराब हो गई, तो मसल्स जब खराब हो जाती हैं तो ये जो लाइट रे है वो इधर ना पड़ करके वो थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाती है, इस तरीके से आकर के गिर गई आगे, जो हमने रेड कलर का बनाया हुआ है ऐसे, यानी कि पहले ही आकर के ये समाप्त हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि दूर चली जाए, मतलब यहाँ पर, मतलब ये वाली जो लाइट रे हैं वो यहाँ पर ग्रीन वाले पोजीशन पे आकर के ये गिरे आकर के, मतलब रेटिना के पहले या रेटिना के बाद, ये भी हो सकता है। तो अब आप देखो जरा कि इस चीज को दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि जो रेड वाली लाइट रे है
ऐसी हो जाए कि ये ब्लू वाले पॉइंट पे आकर के गिरे जाकर के रेटिना पर, तो ये लाइट रे पहले ही मिली जा रही है, तो इनको फैलाना चाहिए। फैलेंगी जब ये फैल जाएगी, जब लाइट रे रेड वाली फैल करके ये इस वाले पॉइंट तक आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फैलाने वाले मिरर का यूज़ करना पड़ेगा, लाइट रे को फैलाने पड़ेंगे, यानी कि डाइवर्ज करनी पड़ेगी। तो डाइवर्ज करने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस होना चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चश्मे में ये वाला लेंस का यूज़ कर लेते हैं। ये वाला लेंस जब हम लोग यूज़ करते हैं तो जो लाइट रे आती है यहाँ से पहले से ही थोड़ी सी डाइवर्ज होकर के आती है। वो क्या करती है, पहले से ही यहाँ पर जाती है और ये थोड़ा सा डाइवर्ज होती है, तो इस पॉइंट पे गिरती है और फिर जो है वो इस पॉइंट पे जब गिरेगी तो लाइट रे सीधे थ्रेड वाली यहाँ पर आएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर जब हम डालेंगे लाइट रे तो ये इस पॉइंट पे गिरेगी, यानी कि आएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होकर के इस पॉइंट पे गिरेगी और यहाँ से जब गिरेगी जा करके तो रेड वाले पॉइंट पे गिरेगी जा करके, मतलब यहाँ पर जो ओरिजिनल जहाँ पर नीड है, जरूरी है, वहीं पर जाकर के रेटिना में गिरती जा करके। तो डाइवर्ज करने के लिए हमने डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ किया। अब आप तुरंत कहोगे कि ये रोग इसका मतलब मायोपिया था, तो बिल्कुल बात सही है। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में इससे ये कंक्लूजन निकला कि मायोपिया में ये कंक्लूजन आपका निकला कि जो इमेज बनती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, यानी कि इन बिटवीन ओरिजिनल जो लेंस है और रेटिना इन दोनों के बीचों बीच बन जाती है। ये कंक्लूजन आपका निकला है और इसको दूर करने के लिए आपने इन लाइट रेस को डाइवर्ज करना चाहिए था, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लिया, यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज कर लिया, तो ये मायोपिया इनसे दूर हो गया। इसी तरीके से आपने देखा कि जो ग्रीन लाइट थी वो बाहर जाकर के गिर रही थी जाकर के, जबकि गिरने कहाँ चाहिए थी? इस वाले पे। तो यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा और दब करके ये इस ओरिजिनल पॉइंट पे आकर के गिरे आकर के, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई देंगी रेटिना पर। तो इसके लिए हमें लाइट कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा? ये वाला लेंस यूज़ करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का काम क्या होता है? ये लाइट रे को क्या करेगा, थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा। तो यहाँ से लाइट रे आ रही होगी तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कंप्रेस करके ऐसे डालेगा। ये लाइट रे आ रही होगी, थोड़ा सा कंप्रेस करके इस पॉइंट पे डालेगा और इस पॉइंट से आकर के ये सीधे यहाँ पर गिर जाएगी आकर के, यानी कि इस लाइट रे को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया और रेटिना पर ही आकर के गिरेगी। इसका मतलब ये वाला जो रोग था, आप ये कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया था। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाहर इमेज बनती है, रेटिना के जस्ट पीछे, और यहाँ पर रेटिना के आगे बनती तो ये मायोपिया हो जाता। इस पॉइंट पे जो रेड वाला है यहाँ पर मायोपिया और इधर जो बाहर का जो ग्रीन है बाहर बन रही है ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ। यहाँ पर हमने रेड वाले के लिए यानी कि मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया और ग्रीन वाले के लिए यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें कंप्रेस करना था लाइट रेस को। कंप्रेस करने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, इसको हम लोगों ने इस तरीके से दूर कर लिया। तो ये हो गए दोनों के दोनों हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर किसी किसी में दोनों ही रोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास को यानी कि चश्मे को इस तरीके से यूज बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से। तो चूंकि देखिए दूर की चीज़ें जो होती हैं वो दूर की चीज़ें सामने वाले ग्लास से देखी जाती हैं। तो ये वाला जो ग्लास होगा ये होगा आपका कॉनकेव, और जो नीचे पढ़ते हैं हम लोग तो नीचे ग्लास का यूज होता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स होता है और ये वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है। तो ये दो बाईफोकल लेंस हो गए, यानी कि ये बाईफोकल लेंस हो गए। दो तरीके के यहाँ पर लेंस का यूज़ किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसको दूर और निकट दोनों की समस्याएं होती हैं उनको बाईफोकल लेंस का यूज़ करके ठीक किया जाता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बैंक या क्लर्क या ज़्यादा जो ऑफिस वाला काम करते हैं उन लोगों की आँखों की समस्या हो जाती है तो वो नीचे पढ़ने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये वाला लेंस का यूज़ करोगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर वाला दूर दृष्टि के लिए जो होता है, यानी कि दूर की चीज़ें आसानी से नहीं दिखाई दे रही होती हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मायोपिया ठीक हो रहा है इसका, और इस जगह पर इसका हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो रहा है। तो इसको बाईफोकल लेंस हम लोगों ने बोला। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि लाइट की कई सारी चीज़ें आपने मिरर्स पढ़ लिए, आपने लेंस पढ़ लिए, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एक आधे क्वेश्चन और भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। आपने मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बाई फोकल लेंस के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ये अगला टॉपिक है प्रिज्म। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं प्रिज्म के बारे में, लेकिन फिर भी
प्रिज्म का काम ये होता है कि ट्रेंगुलर एक ग्लास का स्लैब होता है, प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म से जब हम लोग विबग्योर यानी कि 7 कलर्स को इसके सामने से पास कराते हैं तो लाइट रे तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी न जा करके थोड़ी सी ये डाइवर्जन हो जाता है इसमें। और सबसे ऊपर रेड लाइट होती है इस तरीके से, और सबसे नीचे वाली जो लाइट रे होती है वो वायलेट कलर की होती है। सबसे नीचे वाली लाइट रे होती है वो वायलेट कलर की होती है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको 7 कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्क्रीन पर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लाइट, यानी कि 7 कलर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। हम लोग बोलते हैं इसको डिस्पर्जन, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ये हो गया वर्ण विक्षेपण, यानी कि 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन को ही वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। अब एक सवाल यहीं पर अगर बना है तो ये बन सकता है कि अगर हमने क्या किया कि इस वाले सारे कॉम्बिनेशन के सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, यहाँ से ये सारी लाइटें इससे पास हो गई, 7 कलर्स की जो लाइटें हैं वो पास हो गई, तो सब इससे लाइटें निकलेगी तो वो कैसी होगी, ये व्हाइट कलर की लाइट थी, व्हाइट ही निकल के आएगी। इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट ही होगा। तो यहाँ पर जो विबग्योर का कॉम्बिनेशन था इसको हम लोग व्हाइट कलर की लाइट ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी लाइटों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से विबग्योर यानी व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक हमने उल्टा प्रिज्म रख दिया तो फिर से सारी का सारी कॉम्बिनेशन बन करके फिर से व्हाइट लाइट आ जाएगी। एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ। तो ओरिजिनल पाथ तो इसका ये था, लेकिन डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट का हुआ, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का हुआ। सबसे कम डेविएशन होता है, हम लोगों ने इसकी वेवलेंथ के बारे में बात कर ली थी। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ, तो इनमें से विबग्योर में अगर थोड़ी सी बात करी जाए तो इस तरफ से एक स्पेक्ट्रम हमने बनाया था। स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते थे तो वेवलेंथ बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पर रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। इन कलर्स में अगर हम लोग देखें तो वॉयलेट कलर का यहाँ पर डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ये फैलता है। और जो फैलता है तो इतना फैल करके आप एज्यूम कर सकते हो कि आसमान में भी फैल सकता है। तो इस फैलने को हम लोग एक शब्द देते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि जो सूरज से प्रकाश आता है इस तरीके से सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर में तमाम सारे डस्ट पार्टिकल है, मेटल के पार्टिकल हैं, इस तरीके से फैले, तो ये जो लाइट रे आती है वो इन पार्टिकल्स में टकराती है। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो प्रिज्म के तरीके से बिहेव कर, ये प्रिज्म के तरीके छोटे छोटे प्रिज्म के तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और ये यहीं पर 7 कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइट का होता है। और ये 7 कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो विबग्योर के फॉर्मेट में होता है। विबग्योर में आपने देखा कि इसका डेविएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा डेविएशन हुआ कि ये आसमान की तरफ फैल करके चला गया, और आसमान को पूरा क्या कर देता है, ये ब्लू यानी कि नीला कर देता है, और ये नीले कलर का दिखाई देने लगता है। वॉयलेट बेसिकली ये आसमान दिखाई देने लगा। और जो रेड कलर है वो इतना ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, वो सराउंडिंग में रहता है, तो ये चीज़ें जो है मिल करके येलोनेस दिखाई देती है, व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो आप देखें कि आसमान जो नीला दिखाई देता है वो वॉयलेट कलर के वजह से दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर स्कैटरिंग शब्द का यूज होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि सराउंडिंग में जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उनसे प्रकाश की किरण टकराती है और 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 7 कलर में से वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, इतना डेविएट होकर के आसमान तक चली गई और आसमान को नीला कर दी। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, स्कैटरिंग की वजह से ही आपका आसमान नीला दिखाई देता है। यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं कि और भी इसके एग्जांपल्स, इसके यूजेस जो है वो बनते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि समंदर है, समंदर का पानी ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, समंदर का भी पानी जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन भी यही स्कैटरिंग ही है। उसका रीजन क्या है, जैसे कि सूरज से रोशनी आई इस तरीके से, तो वॉयलेट कलर जिस तरीके से आसमान में जाता है उसी तरीके से यहाँ पर भी मान लीजिए ये जाता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर अगर इतनी ज़्यादा तेजी के साथ में यहाँ पर, क्योंकि इसकी डेविएशन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तो डेविएट होकर के क्या करेगा, अंदर तक चला जाएगा। और जबकि रेड कलर सरफेस तक ही पहुँच पाएगा। मान लीजिए डेविएट होकर के यहाँ पर सरफेस तक आया तो इतनी गहराई तक चला गया, तो आप देखोगे कि ये कम गहराई तक रेड कलर जा रहा है और वॉयलेट कलर काफ़ी गहराई तक जा रहा है। तो वॉयलेट कलर काफ़ी गहराई तक जाता है स्कैटर्ड होकर के, तो
समुद्र का जो कलर है, यानी जब चूंकि वॉयलेट कलर ही इंटर कर रहा है ज़्यादातर गहराई में, कलर इसका वॉयलेट दिखाई देगा। तो ड्यू टू स्कैटरिंग आसमान और समुद्र दोनों ही ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया।